गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद पढ़ा था उसको समझा कि वो क्या है, और जो कुछ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसके आधार पर हम प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आज बात करेंगे, और उसके बाद इसकी आलोचना भी करेंगे। तो पिछले वीडियो में पढ़े गए संपत्ति के साम्यवाद को आधार मानते हुए या उसका सार रूप हम यदि इन विशेषताओं में देखें तो देख सकते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा उसके बाद प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की जो मुख्य विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। पहली है कि यह संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो ने केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही रखा था। जो तीसरा वर्ग था उत्पादक वर्ग, उस पर यह लागू नहीं थी। दूसरी विशेषता है इसकी कि इसका उद्देश्य केवल और केवल राजनीतिक था, आर्थिक नहीं। अर्थात शासक को सांसारिक लोभ प्रलोभनों से बचाते हुए उसको अपने राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का सफल संचालन करने हेतु यह व्यवस्था रखी गई थी। और तीसरा कि यह साम्यवाद त्याग का मार्ग है, भोग का नहीं। सामान्यतः हमने देखा है कि कोई भी राज्य का शासक जब वह राजा बनता है तो सबसे मुख्य रूप से वह अपने ऐशो आराम पर ज़्यादा ध्यान देता है, जनता पर कम देता है। तो यहाँ पर जो प्लेटो ने यह साम्यवाद रखा है वह इसका ही विरोध करने के लिए या इसके काट करने के लिए ही प्रस्तुत किया है कि राजा किसी भी प्रकार का भोग में नहीं पड़ेगा, परंतु भोग करने वाली सभी वस्तुओं का त्याग करके केवल शासन संचालन में ही ध्यान देगा। इस प्रकार बच्चों प्लेटो का यह संपत्ति का साम्यवाद विशेषताओं के साथ खत्म हो रहा है। अब आते हैं इसकी आलोचनाओं पर। तो कई आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। किसी ने इसको अव्यवहारिक बताया है, किसी ने अतार्किक, किसी ने असंगतिपूर्ण, किसी ने अनुचित, किसी ने अन्यायपूर्ण, तो किसी ने राज्य के लिए सही नहीं बताया इसको। उपरोक्त कई आलोचकों द्वारा की गई आलोचनाओं को हम अरस्तु द्वारा जो उसकी आलोचना की गई है, जो स्वयं उसका शिष्य था, में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब प्रस्तुत है बच्चों प्लेटो के साम्यवाद की स्वयं उसके शिष्य अरस्तु द्वारा की गई आलोचनाएं। तो अरस्तु ने जो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की थी उसमें पहली जो आलोचना वह यह है कि अरस्तु कहता है कि उसका यह साम्यवाद पूरी तरह से मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करता है। कैसे कि मानव स्वभाव होता है कि वह अपनी संपत्ति बढ़ाए, उसको अपनी कमाई को बढ़ाए, समाज में और राज्य में उसके आधार पर अपना एक स्टेटस बनाए आदि। परंतु जब प्लेटो किसी भी व्यक्ति से यह अधिकार छीन रहा है तो यह उसको अरस्तु को यह बहुत ही अव्यावहारिक लग रहा है। दूसरी आलोचना जो अरस्तु ने प्लेटो के इस साम्यवाद की है वह है कि प्लेटो द्वारा जो यह संपत्ति का साम्यवाद है वो केवल उत्पादक वर्ग पर ही लागू करना राज्य में एकता को खतरा उत्पन्न कर सकता है। और अगली आलोचना अरस्तु यह कहते हुए करते हैं कि जो मनुष्य है वह समाज में या राज्य में जो भी परोपकार और उदारता की काम करता है वह इस साम्यवाद के बाद एक तरह से प्लेटो शासक से छीन रहा है। तो परोपकार और उदारता की जो श्रेष्ठ मानवीय भावनाएं हैं वह भी प्लेटो के इस संपत्ति के साम्यवाद में एक तरह से नष्ट हो रही है, ऐसा अरस्तु का कहना है। चौथी आलोचना अरस्तु ने यह कहकर की है कि प्लेटो इस साम्यवाद को राज्य की एकता का
हवाला देकर प्रस्तुत कर रहा है, परंतु अरस्तू का मानना है कि वैयक्तिक संपत्ति का अंत करके राज्य की एकता स्थापित नहीं की जाती, वरन एक उपयुक्त शिक्षा या उपयुक्त शासन प्रणाली के द्वारा राज्य की एकता को स्थापित किया जा सकता है। अगली आलोचना करते हुए अरस्तू का मानना है कि इसमें प्लेटो ने राज्य की एकता की आवश्यकता और उसके औचित्य पर ज़रूरत से ज़्यादा बल दे दिया है, और यह उसकी अतिवादी सोच है, यही उसके उस आदर्श राज्य को नष्ट करने वाली या उसका अंत करने वाली साबित होगी। साथ ही अगली आलोचना में अरस्तू कह रहा है कि उसका यह साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के भी विरुद्ध है, यानी आप व्यवहार में कभी भी यह किसी ने अनुभव नहीं किया होगा कि व्यक्तिगत संपत्ति के बिना राज्य में कभी भी कोई व्यक्ति रहा हो। अगली जो आलोचना करते हुए अरस्तू कहता है, वह यह कह रहा है कि इसके द्वारा प्लेटो ने सामान्य जन की अवहेलना की है, जिसके कारण वह उदासीन, अकुशल और उसकी उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव डालने वाला है। इस प्रकार अरस्तू का मानना है कि उनकी सामान्य जन की उदासीनता और अकुशलता अंततः उसके आदर्श राज्य के लिए ही उपयुक्त नहीं साबित होगी। अगली आलोचना लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, अरस्तू ने यह कहकर की है कि प्लेटो साम्यवाद पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है, यानी वह साम्यवाद के स्थापना के लिए एक तरह से व्यक्ति की जो वैयक्तिक इच्छाएं हैं उसका बलिदान करने वाला लग रहा है। तो इस प्रकार प्लेटो द्वारा अरस्तू के संपत्ति के साम्यवाद की उपरोक्त आलोचनाएं जो की गई है, उसका सार यदि मैं आपको बताऊं बच्चों तो सिर्फ इतना है कि उसका यह साम्यवाद है वह केवल एक काल्पनिक साम्यवाद है कि राजा की अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी तो वह अच्छे से शासन चला पाएगा, जबकि ऐसा कभी वास्तविक जगत में ऐसा कभी देखा नहीं गया है। संपत्ति के बाद भी कई शासकों ने अच्छे से राज्य को संभाला है। संपत्ति का अर्जन करना, संपत्ति में वृद्धि करना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, ऐसा अरस्तू का भी मानना था, और यही वजह है कि उसका यह संपत्ति का साम्यवाद सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जा सका, और यही इसकी आलोचनाओं का एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। अब बात करते हैं हम अरस्तू के द्वारा प्रस्तुत दूसरे साम्यवाद की, जो था परिवार या स्त्रियों से या पत्नियों से संबंधित साम्यवाद। तो पूर्व में हमने पढ़ा कि वो निजी संपत्ति का विरोध करके दार्शनिक शासक को एक आदर्श राज्य की स्थापना में हेल्प करना चाहता था। इसके साथ ही वह आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक के लिए परिवार का भी विरोध कर रहा है।